मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? रोहित, तनु, पूजा, अर्पिता, चांदनी, कैसे हैं आप? आपको ऑडियो वीडियो आ रही है? सब क्लियर एक बार बताएंगे जरा। हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ। शुभम, प्रिया, रूबी, अंजलि चौहान, श्रेया मेहता, अनामिका। एक बार बताओ बच्चों, कल की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था? एक बार पहले ये बताओ, कल की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था? चलिए दोस्तों, आज की क्लास की जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड क्लियर नहीं है तो साउंड तो बेटा मेरी तरफ से तो क्लियर है, मैं तो देख चुका हूँ अपनी तरफ से क्लियर है यार एकदम। वो इस प्रॉब्लम में एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं, एक मिनट रुको ना। चलिए, तो बच्चों आप बताओ ऑडियो वीडियो कैसी है? एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है? अब क्लियर है? अब तो क्लियर होगी ना? अब क्लियर है, चलो। तो बच्चों हम जो चल रहे थे आपको बता दें, शायद हमारे चल रहे थे अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहे थे। और लास्ट टॉपिक था शायद, बेटा कौन सा था लास्ट, बताना एक बार जरा। लास्ट था 52 शायद, मुझे जो याद है 52 था ना। चलो, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बच्चों ये कब हुआ था जरा बताना। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ था? आप लोगों को मैंने कल बताया था कि सर इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, बच्चों आपको बता दो ये 1985 में इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो बच्चों, आपने अगर ये वाला पॉइंट पढ़ लिया तो अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे जब आप चलोगे तो आप पढ़ोगे 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। अब दोस्तों ये अमेंडमेंट क्यों किया गया था? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये क्यों जोड़ा गया था? बच्चों आप एक बात बताओ, आप में से कभी किसी बच्चे ने वोट डाला है? सौरभ ये बताओ, अनामिका, क्या आप में से कभी किसी बच्चे ने वोट डाला है? तो आप कहोगे सर हमने वोट डाली है। अच्छा, वोट किस एज में डाली जाती है आप बताएंगे? वोट किस एज में डाली जाती है क्या आप बताएंगे मुझे? तो आप कहोगे सर जब हम 18 प्लस के हो जाएंगे तो हमको वोट डालने का राइट है। ये आप कह सकते हो कि सर मैं 18 साल का हो गया तो मुझे वोट डालने का अधिकार है। लेकिन बच्चों हमारे भारत में ऐसा नहीं था। हमारे भारत में आपको बता दो बच्चों, 1951 से लेकर और 1989 तक हमारे भारत में वो व्यक्ति वोट डालता है जिसकी एज 21 प्लस हो गई हो। जिसकी एज कितनी हो गई हो? जिसकी एज 21 प्लस हो गई हो। तो दोस्तों फिर क्या किया गया, आप अपने मम्मी के हस्बैंड के पिताजी से पूछना, आपकी मम्मी के हस्बैंड के पिताजी, आपका क्या रिलेशन है उनसे? धीरज कुमार, आपने कल वोट डाले हैं तो मैंने आपसे पूछा आपकी मम्मी के हस्बैंड के पिताजी आपके क्या लगते हैं? तो आपके दादाजी लगते हैं। नाना नहीं लगते बेटा, दादाजी लगते हैं। आप अपने दादाजी से पूछ के देखना, वो आपको बता देंगे कि बेटा वोट जो डलती थी वो पहले 21 साल में डलती थी। यानी कि अब इस 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया दोस्तों, ये जो वोटर की एज थी इसे 21 से घटाकर, इसे 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये बात क्लियर आ गया? अगर कोई आपसे पूछे कि बताइएगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुआ था, तो आप लोग जवाब दोगे ना आराम से? समझ आ गया? अगर कोई आपसे कहे कि सर ये बताओ 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ, तो आप बताओगे सर इसमें जो वोट डालने के लिए जाया करते थे तो उन वोट डालने वाले की एज को कम कर दिया है ना, उसकी एज को अब 21 से घटाकर 18 कर दिया है। ठीक है, चलो धीरज कुमार वो 69 है। भैया धीरज एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा। ठीक है भैया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। अब ये वाला क्लियर होने के बाद दोस्तों मैं आपको पहले आपकी पीपीटी की तरफ लेके चलता हूं और पीपीटी से आपको कुछ दिखाना चाहता हूं बच्चों। ये देखो,
पीपीटी से आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सर क्या दिखाना चाहते हो आप देख लो जरा, क्या दिखाना चाहते हैं हम आपको आज जो विशेष है तुम्हारे लिए। भाई हम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको करा चुके हैं। अगर आप ना बताते तो मुझे याद ही नहीं था कि मैं कहां तक आपको करा चुका हूं। अब आप खुद बताना। एक बच्चे ने सवाल पूछा था यहाँ पे कि सर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, क्या आपको ये 71 अमेंडमेंट लिखने की जरूरत है, ये बताओ। क्या आपको 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखने की जरूरत है, सच में बताना बच्चों। क्योंकि मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, नमक। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नमक। याद करो बच्चों कि नमक को 1992 में ऐड किया गया था। देखो, ने का मतलब नेपाली, ये देखो नेपाली। मैं का मतलब मणिपुरी, देखो ये रही मणिपुरी। के का मतलब कोकणी। अब आप चाहो इनको सब कुछ याद कर लो, या फिर शॉर्ट में आप नमक याद कर लो। और जो बच्चा कह रहे हैं सेंधा नमक, तो बेटा सेंधा को मैंने बताया था, सेंधा मतलब सिंधी, सिंधी को मैंने बताया था 1967 में। बताया था ही नहीं बताया बच्चों, सच बताना ईमानदारी से। अब क्या आपको ये लिखने की आवश्यकता है आज, आप बताओ, क्या आपको ये लिखने की आवश्यकता है? अगर आपको आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं, वरना आपकी खुद की मर्जी है बच्चों। मुझे तो ये लगता नहीं कि आपको अब लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलो दैट्स फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, क्या आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखना पड़ेगा? क्या आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखना पड़ेगा? दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि ये अप्लाई कब हुआ, जरा बताना। मैंने कल आपको बताया था कि ये अप्लाई कब हुआ था, बच्चों बताना जरा एक बार। प्राची द्विवेदी, मेरी प्यारी छोटी बहन, ये बताओ, मैंने ये बताया था ये अप्लाई कब हुआ? तो सर अप्लाई हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसीलिए हमारे भारत में 24 अप्रैल को पंचायत डे मनाते हैं। इसलिए हमारे भारत में 24 अप्रैल को पंचायत डे, इसीलिए भारत में पंचायत डे मनाया जाता है। बात क्लियर हो गया? अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, अनामिका बिटिया ये बताओ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो बच्चों अगर आपसे पूछे अनुसूची, तो आपको मैंने ये भी याद करा रखा है, सर वो 11th जोड़ी गई थी, 11th। भाई 73rd और 74th मैंने आपको कल कराए थे नहीं? हाँ सर कराए तो थे। तो 73rd भी आपने करा और 74 भी आपने। बोलो बच्चों, क्या आपको 73 क्लियर हो गया? अब 73 के बाद में आप बताओ 74 आपको लिखने की जरूरत है क्या? आपको 74 लिखने की जरूरत है क्या? आप बताओ, क्या आपको 74 लिखने की आवश्यकता है? सर नहीं, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे बाबू, ये बेटा एनवीएस में आएगा, है ना? तो इसको लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि इसके द्वारा हमारे देश के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा ये अप्लाई कब हुआ था, धीरज ये अप्लाई कब हुआ था, अगर बात आ जाए अप्लाई की, तो ये अप्लाई कब हुआ है? 1993 में। अगर आपसे कोई पूछे जवाब तो बता दोगे बच्चों? अब यहां पढ़ने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा काफी टाइम से सिर्फ ये पूछ रहा है कि सर ये बता दो, अगर मैं सामान्य दिन की बुक ले लूंगा क्या मुझे नोट्स नहीं बनाने? आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है बनाने हैं या नहीं बनाने, इस पे ध्यान मत दो, बस ये बात ध्यान रखना। आप कैसी बातें पूछते हो क्लास में? अरे कोई क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट पूछो। और मैंने पहले कह रखा है कि आपको कई बार मेरी क्लास में 20 सेकंड के लिए नेट चला जाता है। मैं अभी आपको गांव से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में इशू चल रहा है। आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि मेरे घर में इशू चल रहा है, तो कई बार क्लास में 20 सेकंड के लिए नेट चला जाता है। और आप जबरदस्ती की आप जिद करने लगते हो कि सर नेट चला गया, नेट चला गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं 20 सेकंड के लिए यहाँ पे नेट चला जाता है।
आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। अरे अगर 20 सेकंड चला गया तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। अब सही चल रही क्लास, आपको लग रहा नेट चला गया, बिल्कुल सही क्लास चल रही है, मैं अपने फोन में देख रहा हूं ओपन करके। पता नहीं, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार मोबाइल। अब देखो, आप 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बच्चों, आप में से अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया हो, आप में से अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया हो, तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइमरी स्कूल में आपको स्कॉलरशिप या जैसे वजीफा बोलते हैं वो फ्री मिलता है? आप बताइएगा, आपके यहाँ पे जो वजीफा होता है, स्कॉलरशिप होता है, फ्री मिलता है? आप कहोगे सर मिलता है। बच्चों, आपको खाने का टिफिन भी मिलता है? हाँ सर वो भी मिलता है। आपको ड्रेस भी मिलती है? हाँ सर वो भी मिलता है ना? आपको सारी चीजें फ्री मिलती हैं। बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे घर में जो मेरा छोटा बेबी है उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, और ज्यादा खराब क्या, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए घर रहना पड़ रहा है। अगर मेरे घर में कोई फैमिली में इशू चल रहा है तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कर दीजिएगा। ये 10 या 20 दिन की बात है, जब तक वो हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहा हूँ या लेके आता हूँ, मुझे 10-20 दिन के लिए माफी कर दीजिएगा। बाकी मैं आपकी क्लास वहीं से जाके लूंगा, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट भी रहता हूँ, कई बार परेशान भी हो जाता हूँ। जब बंदा डेली हॉस्पिटल जाता है ना, डेली आता है, तो वो इरिटेट हो ही जाता है यार। अब मेरी सिचुएशन क्या है कि ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है, आप समझो यार। तो बच्चों आपको बता दूं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो यहां पर क्या कहा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। आप बच्चों ध्यान रखना, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसके द्वारा हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया था, और वो आर्टिकल था 21 का ए पार्ट। बच्चों, क्या 21 का ए पार्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, कुलविंदर ये बताओ कि ये जो आपका मैंने अभी आपको बताया है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 21 का ए पार्ट क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं बच्चों, इसे ऐड किया गया। मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर आप देश के संविधान में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। तो इसको जोड़ने के लिए अमेंडमेंट किया। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब यहां पर क्या था, यहां पर था बच्चों कि मेरे प्यारे साथियों, यहां ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें की गई हैं। आज हमारे देश में हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखो, आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते, जो मैंने पढ़ा है आप उससे पढ़ सकते हैं। बात क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद आएगा बेटा 92वां संविधान संशोधन। क्या आपको ये लिखने की आवश्यकता है? सच बताना। पूजा आर्या, क्या आपको ये लिखने की आवश्यकता है? बोलो भैया। ये मैंने विदाउट पीडीएफ आपको सब समझाया है। मैंने आपसे कहा था कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? 2003 में। और हमारे देश के संविधान में 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। वो 4 लैंग्वेज कौन सी थी बच्चों? आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी कल, वो ट्रिक थी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। वो ट्रिक क्या थी राघव शर्मा? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। अब एक बच्चा तो इतना लिखेगा, बस एक बच्चा तो ऐसा होगा जब नोट्स बनाएगा वो लिखेगा 2 लाइन, और 2 भी नहीं, ये एक ही लाइन है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। और जो कहेगा मुझे पीडीएफ से पढ़ना है वो इतना सारा लिखेगा। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया, और हमारे देश में जो भाषाएं हो जाती हैं वो 22 हो जाती हैं। अब बच्चों, आप पीडीएफ से मत लिखा करो, जो मैं आपको बताता हूं आप उससे लिखा करो। हाँ, जहां पीडीएफ की जरूरत होती है मैं आपको खुद बताता हूं कि बच्चों ये वाले पीडीएफ से पढ़ना है,
जैसे 100 हमें पीडीएफ से पढ़ना है, देखो 100 हमें पीडीएफ से पढ़ना है, पहले तो इसको भी देख लो, ये भी एक बार आया था पेपर में। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में, बस यही पूछा गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन इसमें क्या दिया गया है मैं आपको बता दूं, जो सहकारी समिति हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो सहकारी समिति हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, बस पेपर में एक बार आया है, आप याद करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो। 100वां संविधान संशोधन ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बच्चों दरअसल में क्या था मैं आपको बता दूं, खुशबू करिए कि एक साथ 2 क्लास क्यों चल रही हैं? बेटा दूसरी क्लास किसकी चल रही है बताओ जरा एक बार, दूसरी क्लास किसकी चल रही है आप मुझे बताओ एक बार, मैं भी सॉल्यूशन करता हूं। लेकिन मेरे साथ में दूसरी क्लास महापैक में आपको मिल सकती है, इस बैच में नहीं मिलेगी, है ना, बातचीत मत करो। रीजनिंग की नहीं अभी नहीं पढ़ा रहा कोई भी बच्चों, वो दूसरे बैच में हो सकती है। अगला देखिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, तो 2015 में आप एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि भारत की जो लड़ाई है वो अमेरिका से हुई हो? आपने कभी सुना है कि भारत का झगड़ा जापान से हुआ हो? आपने सुना है बच्चों? आपने सुना है कि भारत का झगड़ा कभी ब्राजील से हुआ हो? नहीं। आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत का डिस्प्यूट चल रहा है आपका चाइना से। आपने ये सुना होगा कि बच्चों भारत का डिस्प्यूट चल रहा है बांग्लादेश से। आपने ये जरूर सुना होगा भारत का डिस्प्यूट चल रहा है आपका पाकिस्तान से। मतलब आपकी जब भी कभी लड़ाई होगी ये अपने पड़ोसियों से होगी, चाहे फिर उसमें आप हो, मैं हूं या देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति है। जो आपसे दूर रह रहा है वो आपसे कभी नहीं लड़ेगा। बोलो ये मेरी बात सही है गलत है? तो आपकी जो लड़ाई होगी वो हमेशा आपके पड़ोसी से होगी, ये बात तो आप भी मानते हैं। दूर के से कभी आपने देखा कि भारत और रसिया का युद्ध हुआ हो? नहीं देखा ना, हमेशा पड़ोसी तो लड़ते हैं। वो तरक्की क्या जब तक आपसे पड़ोसी ना जले, हैं? चलो तो दोस्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि एक जगह पड़ती है दोस्तों भारत और बांग्लादेश। एक बच्चा पूछ रहा है सर 97वां कब हुआ? तो 97वां बेटा 2011 में हुआ, और कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? 97वां 2011 में हुआ था। अगला देखिए, अगला सवाल है 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया। आपको मैं बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसे खत्म कर दिया। बात क्लियर? बच्चों आपसे एक बात पूछनी थी, वीडियो भी आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि देखो दिन में कई बार दिक्कत आ रही है, आपकी ये क्लास मैं रात में कर लूं? अगर आपको दिन में दिक्कत आ रही है तो आपकी इस क्लास को मैं रात में कर लूं? आपका रात में कौन सा टाइम फ्री है एक बार आप मुझे ये बताइएगा। आप रात में किस टाइम फ्री हैं जरा मुझे ये बताइएगा। जो भी आपका टाइम फ्री हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आज अपने टीम से बात करके आपको ये बता दूंगा कि ये क्लास आपकी रात में कल से किस टाइम पर होगी। क्योंकि बच्चों देखो गांव में छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं, है ना, और मेरा गांव रुकना अभी कम से कम 10-15 दिन जरूरी है। आपको बता दूं बच्चों, आपकी क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं और 100वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो कल से देखते हैं, कल तो इसी टाइम, परसों आपकी क्लास रात में कर दी जाएगी। ठीक है, परेशान मत होना। चलिए तो दोस्तों अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं सर? 100वां संविधान संशोधन हमारा हो चुका है। अब आ जाओ 101वां संविधान संशोधन। बच्चों 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला सवाल तो ये, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका मेरे प्यारे साथियों 2016 में। अगर मैं 101वें संविधान संशोधन की बात करता हूं तो ये हुआ था 2016 में, और इसके द्वारा काम क्या हुआ था बच्चों? इसके द्वारा काम क्या हुआ था? इसके द्वारा काम था जीएसटी को इंक्लूड किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हो जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? तो बच्चों जीएसटी की अगर मैं बात करता हूं तो जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था।
जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। और दोस्तों ये भी बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे इंडिया में कब लागू हुआ है, तो इंडिया में सबसे पहले ये हुआ था बच्चों असम में। इंडिया में सबसे पहले हुआ था असम में। और कब, आपको पता है कब लागू हुआ है? इंडिया में कब लागू हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ 2017 में। ये कब हुआ है? 2017 में। बात क्लियर होगी? तो अगर आपसे इंडिया पूछे 2017 और वर्ल्ड लेवल पर पूछे फ्रांस। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन। बच्चों आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, EWS। आपने सुना है? यस या नो में जवाब देना बस। EWS, जब कोई मेरिट लगती है, जब कोई फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपने EWS जरूर सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कितने % आरक्षण है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने EWS सुना है? आप कहोगे सर सुना है। तो EWS की फुल फॉर्म कितने बच्चे जानते हैं? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो EWS की फुल फॉर्म जानते हैं? कोई भी बच्चा मुझे यहां पे जवाब दे सकता है। EWS की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो उनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर है उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई है, 10% आरक्षण की बात की गई है। बच्चों इसमें चाहे तो आप सिर्फ 2 शब्द पढ़ लो कि आर्थिक स्थिति पर 10% का आरक्षण, सिर्फ पहले या तो ये पढ़ लो, या फिर आप चाहो तो ये सिर्फ जर्नल वालों को है, जर्नल वालों को आर्थिक स्थिति पर 10% का क्या है? आरक्षण दिया गया है। या तो आप इतना पढ़ लो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या तो आप इतना पढ़ लो, या फिर आप इसे पूरा लिख लो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। वर्ग की धारा 4 अनुच्छेद 15(5) के वर्णित के अलावा नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अलावा अन्य वर्गों की जनजातियों के लिए। हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने एक वर्ड देखना है कि EWS को कब इंक्लूड किया गया। बच्चों जानी घोष, EWS को कब इंक्लूड किया गया? 2019 में। अब आ जाओ नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन, और यही तुम्हारा आज का लास्ट होगा। 104वां संविधान संशोधन, और यही तुम्हारे लिए लास्ट होगा। देखो बच्चों अगर मैं 104वें संविधान संशोधन की बात करता हूं, तो 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो बच्चों आपका जवाब आएगा 2020 में। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों ये होगा 2020 में। बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आने वाले 2 दिन में आपकी क्लास लैपटॉप से यानी कि पेनटॉप से ले लूं, आपकी 2 से 3 दिन क्लास में पेन टैब से ले लूं, आपको कोई दिक्कत भी ना हो और सारी क्लास भी हो जाए। बोलो सिर्फ 2 दिन की बात है, कल और परसों, यानी कि आज मंगल हो गया, बुध बृहस्पति, 2 दिन में आपकी क्लास लैपटॉप से लूंगा। ये मैंने पहले बता दिया बच्चों, क्योंकि कारण क्या है ना, कारण ये कि बच्चों मुझे पता नहीं होता कब हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो अगर मान लो मैं हॉस्पिटल में भी गया हूं तो 1 घंटा मैं हॉस्पिटल से निकाल के भी आपकी क्लास ले लूंगा, और कल और परसों मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, तो मैं आपकी 2 दिन की क्लास हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी जहां खड़ी होगी उसी में बैठ के आपकी क्लास ले लूंगा, है ना। चलो तो दोस्तों ये हुआ था आपका 2020 में। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो आपके एंग्लो इंडियन, जो आपके एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन बच्चों, इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। बच्चों एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन हमारे देश के संविधान से कब खत्म किया गया था? तो यह किया गया था 2020 में। बच्चों अब नहीं 2019 नहीं शुभम, 2020 है। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अब अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लोगे? मैं आपसे 3 मिनट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप लोग कर लोगे 5 क्वेश्चन? बोलो आर यू रेडी? मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? अब दरअसल में क्या मेरे क्वेश्चन पे आंसर लगाए ऑलरेडी, तो पहले मैं 2 मिनट 1 सेकंड के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं ये आंसर हटा सकूं। यहां से कैमरा ऑफ कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाना जरा, अभी रुक जाओ जरा, मैं पहले आंसर हटा दूं वरना तुम लोग तो शैतानो सारे देख लोगे पहले ही। आज आंसर लगे हुए हैं पहले से ही।
चलो 5 क्वेश्चन है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन आपके, ये तो तुमने देख लिया, ये तो तुमने देख लिया बच्चों, ये तो तुमने देख लिया, गारंटी की बात है कि गुरुजी ये तो तुमने अभी बताया था, ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो अगला को बताओ, आपको बताना है कि दल बदल को कब ऐड किया गया। आप बड़े शैतान हो, आपने आंसर देख लिया होगा एक दो तो। दल बदल को कब इंक्लूड किया गया था? तो बच्चों दल बदल को 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था? तो बच्चों 9वीं को ऐड किया गया था पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट देखिएगा, 21A को कब जोड़ा गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 21A आर्टिकल को कब ऐड किया गया। 21A आर्टिकल को कब ऐड किया गया? तो अभी तो बता गया हूं आपको, 2002 में ऐड किया गया है, 2002 में ऐड किया गया है। अगला, किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, आपको बताना है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटिव आर एडेड द प्रेम्बल, इन्हें हमारे देश की संविधान प्रस्तावना में कब ऐड किया गया था? सर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लास्ट, आपको बताना है कि 11वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया? 11वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। अगला देखिए बच्चों, जीएसटी को कब जोड़ा गया? तो जीएसटी की अगर बात कर रहा है, जीएसटी को कब ऐड किया गया है? जीएसटी को कब ऐड किया गया है? तो सर आपने ही बताया था 101वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, सहकारी समितियों को कब दर्जा दिया गया? सर आपने ही कहा था 2011 में। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ, संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों संशोधन आपके 368 के द्वारा किया जाता है। अगला लास्ट पॉइंट बच्चों, 8 क्वेश्चनों में से 8 के 8 किसके ठीक हुए हैं? जल्दी से बता दो एक बार जरा, 8 के 8 किसके ठीक हुए हैं? जल्दी, कि जिसने 8 के 8 ठीक कर लिए। वेल डन यार, सुपर बच्चे हो तुम तो, 8 में से 8 है, सुपर बच्चे हो। अब चलो दोस्तों, एक लाइन लिखिए बड़ी प्यारी सी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बच्चों आज की क्लास का टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आज की क्लास का टॉपिक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों इस क्लास की जब हम बात करेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। बच्चों स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं तो आप आराम से पढ़ना बच्चों। देखिए आप में से जितने बच्चे यहां बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, 2 जगह से हो सकते हैं, या तो किसी गांव से या किसी शहर से। बोलो यस या नो भाई, या तो आप किसी गांव से होंगे या किसी शहर से होंगे। इस बात को कितने बच्चे मानते हैं कि पवन सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? भाई या तो आप किसी गांव से हैं या आप किसी शहर से हैं, सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता है। हाँ गुरुजी मैं या तो गांव से हूं या शहर से हूं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इसका द लोकल द फादर ऑफ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है द फादर ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
आपके पेपर में सवाल आता है कि बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो एक अधिकारी था जिसका नाम था रिपन, जिसका नाम था बच्चों रिपन, जिसका नाम था रिपन। इस रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया, जो कि 80 से लेकर 84 तक रहा है ना। अब दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अध्ययन करने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों? वो हैं सर जी, आप अगर बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की या स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की जब आप बात करेंगे तो 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सर वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो वो जो किसी गांव में रह रहे हैं, यानी कि विलेज, या तो वो जो किसी गांव में रह रहे हैं, या अर्बन जो मतलब शहर में रह रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, गांवों में तो पंचायत होती है, गांवों में क्या होती है? गांवों में होती है ग्राम पंचायत। क्या शहर में भी ग्राम पंचायत होती है? आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, भाई गांवों में ग्राम पंचायत होती है, लेकिन शहर में क्या होता है? आप कहोगे सर गांव में तो ग्राम पंचायत होती है। बेटा 1 मिनट रुको, देखिए जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे गांव में तो पंचायत होती है, हमारे गांव में क्या होता है? पंचायत होती है ना। और अगर शहर की बात करूं तो ये नगर निगम होते हैं, नगर निगम होते हैं। बस इतना बता दो कि मैं सही बोल रहा हूं, यस या नो। हम इतना आपको सही बता रहे हैं, भाई गांव में क्या होती है? गांव में ग्राम पंचायत होती है, और यहां होती है नगर निगम। जो गांव में ग्राम पंचायत होती है मेरे प्यारे साथियों, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान, उसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। भाई आपके क्षेत्र की मुझे नहीं पता कि आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, लेकिन जो पंचायत का हेड होता है उसे या तो सरपंच बोलते हैं, या उसे मुखिया बोलते हैं, या प्रधान बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। ऐसा ही होता है ना भाई। जैसे मैं अपने यूपी की बात करता हूं तो यूपी में प्रधान बोलते हैं, आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में शायद सरपंच बोलते हैं, आप बिहार में जाओगे तो बिहार में मुखिया बोलते हैं, है ना। ऐसा ही तो होता है बच्चों। ये अब मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि पूरे भारत में क्या बोलते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। लेकिन शहर में क्या होते हैं? शहर में जो नगर निगम होती है उसका एक चेयरमैन होता है। शहर में क्या होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं। बोलो यस या नो कि हाँ गुरुजी। नगर निगम को इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है बाबू। मेयर जो होता है वो नगर पालिका में होता है, जो कि आपके क्या बोलते हैं बच्चों, बड़े जगह होती हैं। चलो अगला देखिए, नगर निगम छोटा होता है, नगर पालिकाएं बड़ी होती हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको मैं लेकर चलूंगा पीडीएफ क्या कहती है। अब देखो ये तो मैंने आपको अपने हाथ से समझाया, आप ये बताना कि गुरुजी आपको मेरे लिखने की बात समझ में आया या आपको पीडीएफ से समझ में आया। आप जैसा कहोगे वैसा बताया जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर ये एक तो हो गया कि ये आपको पीडीएफ से पढ़ना है, ये तो हो गया पीडीएफ। भाई सबसे ऊपर क्या होता है? हमारे भारत में सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे भारत में सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद में होती है स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है अर्बन, एक है आपका मेरे प्यारे साथियों क्या, एक तो आपका विलेज आ जाएगा और एक आपका अर्बन एरिया आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप किसी गांव के बच्चे हो मेरी बात जल्दी समझोगे। जब आपके गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जब आपके गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो बच्चों माफी चाहूंगा, नगर पालिका छोटी होती है, नगर निगम बड़े होते हैं। मैं एक वर्ड गलत बोल गया था बच्चों क्लास में, आपको फिर से बता दूं, नगर निगम छोटा होता है, नगर पालिका छोटी होती है और नगर निगम बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। जब
अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना, आपने दो चुनाव देखे बड़े बड़े, जो एक तो इस समय चल रहे हैं एमपी के चुनाव। कौन किसको वोट डाल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। कौन किसको वोट डाल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप किसी को वोट डालो, आप बीजेपी को डालो, कांग्रेस को डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चुनाव अगर तुम्हारे गांव में हुए तो, यही चुनाव अगर तुम्हारे गांव में हुए थे तो, बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि एमपी के चुनाव चल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जिसको मन कर रहा हो उसको वोट दे दो। लेकिन अगर ये चुनाव तुम्हारे गांव में है तो दोस्तों लड़ाई हो जाती है कि तुझे मेरे को ही वोट डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, तुझे मुझे ही वोट डालनी पड़ेगी। एमएलए के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी वोट दे दो। लेकिन एक गांव का जो चुनाव होता है, जो सरपंच का चुनाव होता है बच्चों, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा वास्तव में गांवों में बसती है, राजनीति की जो असली शुरुआत है वो गांव में है। बच्चों एक बात सुनो, अभी मोदी जी और एक तरफ अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हार जीत हो जाएगी ये सब लोग एक जगह बैठ के पार्टी करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने खूब देखा होगा, ये सारे लोग एक जगह बैठकर पार्टी करते हैं जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके गांव में जैसे ही ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, अगर एक हार गया और दूसरा जीत गया तो बच्चों 5 साल तक आना जाना बंद हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये लोग आपस में बात करना भी बंद कर देते हैं, इतनी खतरनाक राजनीति होती है। तो ये यहां लगा दी, इसकी यहां सुन के यहां लगा दी। लेकिन बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं, पिंकू मदान आपके से कुछ बात करनी है दोस्त, बताओ क्या प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में आज आप पहले व्यक्ति हो जो आज इस तरीके से क्लास में टीचर से बिहेव कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप पूछो ना क्या आपके मन में है, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आपको परमानेंट ब्लॉक कराऊंगा। आप ये बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। भाई पता नहीं आप किसी किसान के बेटे हो, किसी मजदूर के बेटे हो, लेकिन दोस्त इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करते। जो एक गुरु की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो घर में किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। आपको लगता होगा कि आप नाम बुलवाने के लिए गुरु जी के सामने कुछ भी लिख देते हो। देखिए हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हैं, हमको भी प्रॉब्लम होती है, कोई इस तरीके से क्लास में आके बोलता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा क्लास में कोई भी कमेंट्स ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको अगर कुछ लगता है कि मैं क्लास में कुछ ऐसा बोलकर हीरो बन जाऊंगा तो ये गलत बात है दोस्त। और ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये सच्चाई है, कभी आपको लग रहा हो ये मजाक, ये सच्चाई है। गांवों में ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया है, और शहर में भी ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप सामने होते तो इस बात को कभी बोल भी ना पाते। अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते किसी टीचर के सामने इस बात को नहीं बोलते। आप ध्यान रखना, आप घर पे आप बैठे हो, अब गुरुजी तो इंसान थोड़ी है, ये तो कुछ भी बोल के इनको निकल लो। नहीं बेटा ऐसा मत किया करो। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा बताओ इसे। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके बारे में तो आप सबको पता है कि द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इतना भी आप क्लियर आगे। हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना कराई थी बच्चों, यहां लिख देता हूं आपको, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना 1882 में नियमित रूप से शुरू की। जबकि पहली जनगणना भारत में 72 में हुई थी। पहली बार तो 1872 में
मेयो ने कराई थी, लेकिन नियमित रूप से भारत में पहली बार जो कराई थी दोस्तों, वो कराई थी किसने? वो कराई है बेटा 1882 में मेरे प्यारे साथियों। किसने? लॉर्ड रिपन ने। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी 1881 यार, 1881, यहां 1872 और यहां 1881। हमारे भारत में पहली बार जो जनगणना कराई थी वो बच्चों लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में। इसी को द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और गांधी जी ने तो यहां तक भी लिखा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। बच्चों आजादी के बाद आजादी के बाद हमारे देश के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और हमारे देश के संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया। हमारे देश के संविधान में दो संविधान संशोधन किए गए, एक 73वां किया गया और एक 74वां किया गया। जब ये 73वां संविधान संशोधन किया गया तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये 1992 में हुआ, और अगर अप्लाई की बात आती है तो अप्लाई 1993 में हुआ। बिल्कुल सेम यहां पे था, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहां से कई सारे पेपर ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जो 73वां संविधान संशोधन था ये ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। इससे ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है और ये नगर निगम से जुड़ा हुआ है, नगर निगम से। आखिर इनको क्यों? ताकि इनको संविधान में दर्जा दिया जा सके, ताकि इनको संविधान में दर्जा दिया जा सके। ये बात आप याद रखना बच्चों कि संविधान में इनको दर्जा दिया जा सके। दोस्तों इसलिए क्या किया गया था? इसलिए मेरे प्यारे साथियों 73वां संविधान संशोधन किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यहां पर बच्चों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ? यहां पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, वो आप तुरंत एकदम इस बात को बता सकते हैं। बात क्लियर हो गया बच्चों? कल से मैं आपके बैच में शायद पढ़ाने नहीं आऊंगा, ठीक है। बहुत हुआ भाई बहन का प्यार, बहुत हुआ दोस्ती का प्यार, बहुत हुआ आपको पीडीएफ विदाउट पीडीएफ पढ़ाना, बहुत हुआ आपको समझाना, ठीक है। तो मैं अभी आज अपने सर को कॉल करूंगा, मैनेजमेंट सर को, जो मैनेजमेंट टीम से है, कि सर मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, इनको बोलने का, क्लास में बात करने की इंसानियत नहीं है, इनको बात करने की तमीज नहीं है, इनको तुरंत हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक मेरी है कि मैं आपको इतने प्यार से डील करता हूं, आपको भाई भाई बोलता हूं, आपको बहन जी बोलता हूं। आप मुझसे छोटी हो फिर भी हम आपको बहन जी कह के बात करते हैं, आप हमसे छोटे हो हम आपको फिर भी भाई कह के बात करते हैं। और आप इतने ज्यादा, आज आपने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि क्लास में मुझे रोना आ गया। आप एक बच्चा इस तरीके से क्लास में आके बोल के चला जाएगा? कोई बात नहीं बच्चों, आप घर पे बैठे हो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। मैं सच में बता रहा हूं, मैंने हमेशा आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है, अच्छा समझाने की कोशिश की है, आपकी सारी बात मानी है। आपने कहा सर बिना पीडीएफ के पढ़ाओ, मैंने हमेशा आपको बिना पीडीएफ के पढ़ाया। आपने जब जब मुझसे कहा है कि गुरुजी बिना पीडीएफ के पढ़ाओ, तो मैंने बिना पीडीएफ के आपको पढ़ाया है। और आज मुझे ही इस क्लास में यहाँ रहते हुए ये लग रहा है कि इसके दो ही मतलब है, फैमिली को कहो या कुछ भी कहिएगा, लेकिन हमने आपको हमेशा एक भाई बहन जैसा प्यार दिया था। उस प्यार का ये सिला आज मिला है, जाते टाइम आपने नर्वस कर दिया है। कोई बात नहीं, अब तो मैं आपको पढ़ाई देता हूं। चलो बच्चों, तो दोस्तों गांधी जी तो चाहते थे कि गांव में संविधान, गांव में ग्राम पंचायतें बने, लेकिन दोस्तों देश की आजादी के पश्चात, देश की आजादी के पश्चात हमारे देश में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बच्चों ध्यान रखना, आजादी के पश्चात 1957 में हमारे भारत में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति, एक ये समिति बनाई जाती है कब? 1957 में, और एक कमेटी बनाई जाती है 1977 में। बच्चों आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। इसका नाम है अशोक मेहता, इसका नाम है बलवंत मेहता,
ये 1957, ये 1977। जब ये कमेटी बनी तो बच्चों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि भारत में 3 टायर पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा बच्चों, इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में इन्होंने कहा 3 टीयर यानी कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा बच्चों, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और इसके बावजूद हमारे देश में पहली बार ग्राम पंचायत बनी, और वो कब बनी, 2 अक्टूबर 1959 में पहली ग्राम पंचायत बनी थी बच्चों। ठीक है, ये आप याद रखना दोस्तों। इसके बाद बेटा आप सॉरी मत बोलो यार, आप कोई सॉरी मत बोलो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अशोक मेहता। ये कमेटी बनी 1977 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि इनकी बात गलत है, गांवों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत होनी चाहिए। गांवों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ठीक है बाबू, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी आज भी ग्राम पंचायत 3 टीयर की है ना। तो यहां से आगे मिलेंगे कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहो, मस्त रहो। और मैं कल आपको कोशिश करूंगा कि अगर दिन में भी पढ़ाऊंगा तो पेन टैब से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा लिखे कि सर क्लास में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा, आप परेशान मत हो, कहीं नहीं जाऊंगा। नमस्कार।